आइए अब हम भारतीय उद्योग के और व्यापार के बारे में कुछ पढ़ते हैं। पहला है वस्त्र उद्योग और व्यापार। तो पहले भारतीय हस्तकरघा और उत्पादों का यूरोप में एक बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। भारतीय वस्त्र जैसे रेशम है, कपास है, लाइनन है और इसी तरह से ऊनी माल है, ठीक है, या मलमल है, ये पहले ही एशिया और अफ्रीका के बाजार में मौजूद, ठीक है, था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण के आने के साथ वहां वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण बन गया। अब ब्रिटेन और भारत के बीच कपड़ा व्यापार की दिशा पलट गई। आपको मालूम होगा कि इंडिया का जो कपास है और सिल्क है, इसकी बड़ी डिमांड हुआ करती थी, खासकर यूरोप के अंदर। अब जाहिर सी बात है, इंग्लैंड में क्या करा कि इंग्लैंड ने अपने माल को यहाँ थोपना शुरू कर दिया। तो भारतीय बाजार में अंग्रेजी कारखानों से मशीन के बने कपड़े बड़े पैमाने पर आयात होने लगे। उन्हें सस्ती दर पे हिंदुस्तान भेजा जाने लगा और यहाँ की जो माल हुआ, जो तैयार माल होता था, उसके ऊपर उन्होंने आयात शुल्क लगा दिया, जिसकी वजह से कोई भी यूरोपी हिंदुस्तानी माल को ऊंचे दाम पर लेने को तैयार नहीं था। अब इससे क्या हुआ कि हिंदुस्तान की जो छोटी मंडियां थी या जो फैक्ट्रियां थी वो खतरे में पड़ गई। तो अंग्रेज भारत में अपने उत्पाद का कम मूल्यों पर बेचने में सफल रहे, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का भारत में बिना कोई शुल्क आने दिया जाता था। वहीं दूसरी ओर भारतीय हस्तशिल्प पर भारी कर लगा दिए गए। अब उन्हें निर्यात किया जाता था। इसके अतिरिक्त उद्योगपतियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने एक सुरक्षात्मक टैरिफ भारतीय वस्त्रों पर लगाया। इसके कारण कुछ वर्षों के भीतर ही भारत कच्चे में जो कपास और कपड़े का आयात तक बन गया, ठीक है। इस बदलाव का भारतीय हथकरघा और बुनाई उद्योग पर बड़ा प्रभाव हुआ। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर तैयार माल जो है, जो जैसे कपास है, अब कपास जो है यहाँ की फैक्ट्रियों में जब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो कहाँ जाएगा, वो माल सारा बाहर भेजा जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ से माल जो बन रहा है, ठीक है, उसको दूसरे इलाकों में जब भेजा जा रहा है तो उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। अब उस जाहिर सी बात है, तो वो जो फैक्ट्रियों के लोग हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, ठीक है, ये मजदूर हैं, वो क्या कहते हैं, आपका अपने माल को जब बाहर नहीं बेच पा रहे तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा उन्हें। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे की जो है जब माल खरीदा नहीं जा रहा, ठीक है, तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। अब जाहिर सी बात है, वो जो कच्चा माल है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो अंग्रेज क्या करते थे, हिंदुस्तानियों से वो कच्चा माल कम कीमतों पर ले लिया करते थे और अपनी फैक्ट्रियों से माल जो बना के लेके आते थे इंग्लैंड से, उसे ऊंचे दामों पे लाकर यहाँ बेचते थे। इस बदलाव का भारतीय हथकरघा और बुनाई उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसके पतन का ये कारण बन गया। इसने बुनकरों के एक बड़े समुदाय को बेरोजगार कर दिया। जाहिर सी बात है, जब उनके माल का कोई खरीदार नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो वे शहर छोड़कर चले गए और बेचारे अब क्या करें, वो तो खेती और मजदूरों के रूप में गांव में काम करने लगे। इसने क्या हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसकी आजीविका के ऊपर भी दबाव बढ़ा दिया। इस प्रक्रिया में भारतीय हथकरघा उद्योग को असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा और बाद में इसे भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने अनऔद्योगिकरण के रूप में करार दिया। तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश माल की उपभोक्ता के रूप में बदलना था। इसके परिणाम स्वरूप हम देखें, भारतीय कपड़ा, धातु का काम, कांच, कागज आदि उद्योग खत्म हो गए और 1813 तक भारतीय हस्तशिल्प ने अपने विदेशी तथा घरेलू बाजार को खो दिया। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए सहायक साबित हुई।